हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंद्रमणि सिंह और आप सभी का स्वागत है विक्रमाज एडुटेक पे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, ये टॉपिक मतलब कि 20वीं सेंचुरी का जो दो बड़े इवेंट्स हुए, जिसने पूरी दुनिया का जियो पॉलिटिक्स, जिसने पूरी दुनिया का पावर स्ट्रक्चर या फिर जिसने पूरी दुनिया का सोचने समझने का तरीका ही बदल कर रख दिया, उसमें से ये तीसरे नंबर पे आता है। मतलब कि पहले दो कौन कौन से हैं जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और ये तीसरे नंबर पे आता है जबकि दुनिया को ऐसा लगने लगा था कि अब दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, मतलब कि वर्ल्ड वॉर थर्ड। तो ये एक ऐसा इवेंट था जिसने कि इस बात को प्रमाणित कर दिया था कि अगर ये लंबे समय तक खिंच गया, ये घटना अगर लंबे समय तक खिंच गई, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक सकता था। वही एक घटना जब हुई थी क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस, मैं आपको बस एक डेट बता दे रहा हूं, उसके बाद हम इस पे काफी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो डेट थी वो डेट थी 1962 की, और ये 13 दिन तक चलने वाली इवेंट थी या फिर घटना थी, इसे आप जो बोल लें। तो 1962 में हुआ था। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए ही 15 से 16 साल हुए थे। उसी बीच दुनिया को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं हम फिर से वर्ल्ड वॉर के ओर ना चले जाएं, क्योंकि दुनिया ने महातबाही देख ली थी जब हिरोशिमा और नागासाकी 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिटमैन और लिटिल बॉय नाम के दो बम्स को फेंके गए थे जापान के दो बड़े शहर में, और उसके बाद लगभग जापान ने सरेंडर कर दिया था। एक और जहां जापान बहुत तेजी से एशिया में अपने प्रभुत्व के लिए आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद से यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया था। वहीं मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोगों को मेरे सीने पे तिरंगे का बैच दिख रहा होगा। तो राष्ट्रवाद के या फिर राष्ट्रभक्त के इस प्रेरणा से ओतप्रोत होकर हम आज इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसने कि पूरी दुनिया को एक टाइम पे हिला कर रख दिया था, या फिर मैं यूं कहूं कि इसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया था। पूरी दुनिया सहम सी गई थी, पूरी दुनिया सकते में आ गई थी। आखिर इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है। आपको स्क्रीन पे दो महान लोगों का चेहरा दिख रहा होगा। एक तरफ है JF कैनेडी और दूसरी तरफ एक तरफ है USSR प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ है ये है फिडेल कास्ट्रो, जो कि उस वक्त के क्यूबा को रूल कर रहे थे। आखिर ये क्यूबा है क्या, क्यूबा किस जगह पे पड़ता है, इन सारी चीजों को पहले हम समझ लेते हैं। पहले हम क्यूबा के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बैकग्राउंड को समझा कि आखिर क्राइसिस हुई कैसे, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर क्यूबा है कहाँ। तो पहले हम क्यूबा को देखते हैं मैप पे, उसके बाद हमें समझ में आएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा जूम किया हुआ क्यूबा का मैप है, इस पे मैं बाद में आऊंगा। पहले पूरे वर्ल्ड के मैप में देखते हैं कि क्यूबा की क्या स्थिति है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जस्ट मिनट, हाँ, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है ये क्यूबा है। अब ये ऑरेंज कलर का पार्ट अगर क्यूबा है, अगर ये क्यूबा है, मैं इसे थोड़ा जूम करूं, एक मिनट, ओके फाइन। ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है क्यूबा है। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, मतलब कि USA अमेरिका के लिए सबसे स्ट्रेटजिक लोकेशन क्या है कि इसकी जो स्थिति है काफी ही ज्यादा स्ट्रेटजिकली काफी ही स्ट्रांग है। मतलब कि अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन है और इस तरफ से देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन है, मतलब कि दो ओशियन के बीच में ये पड़ता है। और इसी के साथ साथ इसने अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है इनके साथ इतना अच्छा इसने रिलेशन एस्टेब्लिश कर रखा है, जैसे कि कनाडा, मैक्सिको। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम के बाद से मैक्सिको के साथ इसका थोड़ा सा खटपट शुरू हो गई थी, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1962 की, और 1962 में इसने क्या कर रखा था कि पावर बैलेंस कर रखा था। मतलब कि अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ इसने बहुत अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर रखा था। यही नहीं, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्री दिख रहे होंगे आपको, इन आइलैंड कंट्री में भी अमेरिका का काफी अच्छा प्रभाव था। तो आपको देखने को मिलेगा कि क्यूबा जो है ये काफी ज्यादा US के आसपास है। मतलब कि इसका एक प्रोविंस है फ्लोरिडा,
और फ्लोरिडा से काफी ज्यादा ही इसकी नजदीकी है। जैसे मैं अगर आपको क्लियर करूं तो अगर आप देखेंगे कि इसकी वही स्थिति है क्यूबा की अमेरिका के साथ जैसे कि हमारा श्रीलंका के साथ है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा तमिलनाडु है और इसके साथ श्रीलंका काफी नजदीक है। उस तरीके से यहाँ पे ये फ्लोरिडा है और यहाँ पे ये क्यूबा है। तो इस इतना स्ट्रेटजिक होने की वजह से, इतना नजदीक होने की वजह से यूएस चाहता था कि हम अपना प्रभाव इस पे छोड़ें। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएस कौन से आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। यूएस बिलीव करता था कैपिटलिज्म में। वहीं दूसरी ओर एक और देश था जो कि बिलीव करता था सोशलिज्म में। वो कौन सा था? यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मतलब ये कि इसके नाम में ही सोशलिस्ट था। तो इसने क्या कर रखा था, इसका जो सोशलिज्म का जो आइडिया था या फिर सोशलिज्म की जो फिलोसफी थी वो इसके कैपिटलिज्म की फिलोसफी से क्या हो रहा था, एक दूसरे के बीच में आ रहा था, एक दूसरे से टकरा रहे थे इन दोनों की फिलोसफी। इस वजह से लेकिन क्यूबा क्या था, क्यूबा उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए उनका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका वो भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज कि क्यूबा में उस वक्त तक बटिस्टा नाम के एक प्राइम मिनिस्टर कह ले, प्रेसिडेंट कह ले, व्हाट एवर यू वांट टू से, उनका वहां पे शासन था। लेकिन उसी समय पे एक सोशलिस्ट लीडर बनकर उभर रहा था, उसका नाम था फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो का क्या था कि वो सोशलिज्म की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड था। और चूंकि क्यूबा में अभी भी आपको पता होना चाहिए कि क्यूबा में शुगर का काफी मतलब शुगर केन का काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है। और शुगर यहाँ से ये अमेरिका क्या करता था, अपने पास लाता था, फिर इसको रिफाइन करके, इसको प्रोसेस करके दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करता था। तो इससे अमेरिका को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता था बिकॉज शुगर काफी सस्ते दामों में यहाँ से खरीदता था। क्योंकि क्यूबा एक डेवलपिंग कंट्रीज थी। डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो रॉ मटेरियल ज्यादा बेचते हैं, वो फिनिश्ड गुड नहीं बेच पाते, फिनिश्ड गुड का वो बिजनेस नहीं कर पाते। ऐसे सिचुएशन में वो क्या हो रहा था वहां पे कि जैसे फिडेल कास्ट्रो आता है, इसने क्या किया कि इसने रोक लगा दी अमेरिका को उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में शुगर को। और जब शुगर एक्सपोर्ट अमेरिका के पास नहीं पहुंच पा रहा था, वैसे सिचुएशन में अमेरिका बौखला गया और उसको लगा कि अब तो इसको थोड़ा ठीक करना ही पड़ेगा। इन सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे जो फिडेल कास्ट्रो था उसने क्या किया कि उसने देखा कि यूएस का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है? रशिया। आपको रशिया यहाँ पे दिख रहा होगा। यूएस का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है अभी के टाइम पे कौन है? रशिया है। इसने बोला दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इसने इसी थियरी के आधार पे रशिया से कर ली मित्रता। और जब ये दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, बोलते आ जाओ भाई अब लड़ते हैं, अटलांटिक ओशियन में फरियाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स से इनकी हो गई तो इसने बोला कि रुक जाओ एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हें भेजूंगा कुछ मिसाइल्स। और इसने मिसाइल्स भेजे क्यूबा के पास। अब क्यूबा के बाउंड्री पे अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से मैप में, ये है क्यूबा। अब आते हैं इस वाले मैप में कि जहां हमको समझ में आएगा कि क्यूबा के साथ क्या प्रॉब्लम था, हुआ क्या था। आपको यहाँ पे 3 तरीके की चीजें दिख रही होंगी। पहला ये एरो दिख रहा होगा। इस एरो में आपको ये दिखाया जा रहा है कि सोवियत शिप्स कैसे आ रहे हैं क्यूबा की तरफ। ये क्यूबा है, ये यूएस है। इसने सबसे पहले क्या किया कि रशिया ने ये कुछ मिसाइल्स लगा दिए यूएस के तरफ, यूएसएसआर के तरफ फेस करके कुछ मिसाइल्स लगा दिए। अब आप एक बात को समझो कि अगर आपका घर है, आपका एक पड़ोसी है और आपके किसी मित्र ने कुछ बंदूकें या फिर कुछ ऐसी चीजें लगा दी उसके घर के तरफ, उतना छोड़ दो, एक लेजर लाइट लगा दिया उसके घर के तरफ और दिन रात वो लेजर लाइट उसके घर पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि इससे इरिटेशन होगा कि आखिर क्यों कर रहे हो भाई मेरे साथ ऐसा, क्या चाहते हो तुम। प्रॉब्लम हुआ इसको, इसके CIA ने पता लगाया, खुफिया एजेंसी ने, क्या आखिर माजरा क्या है, क्यूबा वित्तीय भर का देश, इसकी इतनी हिम्मत कि ऐसा कर रहा है हमारे साथ। तो पता चला कि ये तो क्यूबा का है ही नहीं, ये तो रशिया ने भेजा है। तो इन्होंने क्या किया, अब आपको दूसरे एनेक्डोट से मैं समझाता हूं कि इसने क्या किया, अमेरिका ने कि इस तरह की घेराबंदी कर दी, अपने शिप से
बहुत सारे शिप को लाकर क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही क्यूबा को चारों तरफ से घेरता है अमेरिका, उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि क्यूबा फिर जाता है यूएसएसआर के पास कि भाई साहब तुमने तो बोला था, मिसाइल लगा दी, अब उसने चारों तरफ से घेर लिया, ना हम खाना मंगा पा रहे हैं, ना पानी भेज पा रहे हैं कहीं, ना कहीं आ जा पा रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं, प्रेशर अलग में है। उसी के साथ साथ जो छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्री है थी, और जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्री, ये भी टेंशन में आ गए। किसने बोला था तुम्हें कितने बड़े आदमी से पंगे लेने को लिए, तुमने पंगे लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब होता है ना कि दो बड़े लोगों की बीच के लड़ाई में छोटे का नुकसान हो जाता है समटाइम्स। ऐसा ही सिचुएशन इन छोटे छोटे कंट्रीज के साथ हो गया। अब क्या होता है ऐसे सिचुएशन में कि यूएसएसआर के बाद ईगो पे आ गई कि भाई ऐसा हो गया कि तुमने मेरे फ्रेंडली कंट्री के साथ ऐसा किया कि मेरे मिसाइल के रिस्पॉन्स में तुमने चारों तरफ से शिप्स ऐसे घेरेबाजी कर दी। अभी हम बताते हैं तुमको उसने क्या करा, यूएसएसआर ने चालाकी करके कि अपने शिप भेजने शुरू कर दिए, अपने फ्लीट भेजने शुरू कर दिए कि भाई यहाँ जो शिप लगे हैं इसको हटाओ। अब क्या हुआ ऐसे सिचुएशन में, आप समझिए ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एक तरफ जहां इसने पूरी तरीके से घेर कर रखा था, वहीं दूसरी ओर इस तरफ से क्या आ रहा था, रशिया के शिप्स आ रहे थे, और यहाँ ऑलरेडी ये है क्यूबा, इसने ऑलरेडी यूएसएसआर की तरफ कुछ मिसाइल लगा रखे हैं। अब क्या होता है ऐसे सिचुएशन में कि ये जो शिप थे ये हटने का नाम नहीं ले रहे थे और ये आगे की तरफ बढ़ रहे थे। रशिया ने बोला पहले तुम शिप हटाओ, नहीं तो हम शिप भेजेंगे। यूएस ने बोला हमारे शिप में कोई अनाज चावल थोड़ी है, हमारे पास भी है परमाणु हथियार, हम कर देंगे फायर। इसने बोला एक्सक्यूज मी, मेरे पास भी है परमाणु हथियार, हम भी कर देंगे फायर। अब दोनों तरफ से फायर बोलने की देर थी कि परमाणु हमला शुरू हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। तब क्यूबा की बैंड बज गई। उसे लगा कि कहीं हम न निपट जाए इन बड़े लोगों के लड़ाई के चक्कर में। इधर से ये छोटे छोटे देश भी घबरा गए कि भाई क्या कर रहे हो ये सब। क्यूबा को भी लगा कि अरे यार ये तो अगर ये दोनों भिड़ गए आपस में, मैं तो डराने को बोला था, इसने डराने के चक्कर में फालतू का लड़ गया, ये आपस में दोनों ही लड़ गए। अब इतने बड़े बड़े कंट्रीज अगर आपस में लड़ जाएंगे तो इसका तो कचुम्बर निकल जाएगा ना इस छोटे से बित्ते भर का देश का। तो ऐसे सिचुएशन में एक आइलैंड है तो कंट्री भी नहीं है, जो छोटे छोटे देश देख रहे हैं ना, ये हमारे शहर से भी छोटे छोटे हैं। जो हमारे बड़े शहर को तो छोड़ दो, जो छोटे छोटे शहर जैसे कि लुधियाना, पटना, रांची, लखनऊ, उससे भी छोटे छोटे हैं ये सारे। तो ये इनकी तो बैंड बज गई कि भाई अब हमारे साथ क्या होगा, अब क्या पता नहीं क्या होगा। अगर इन्होंने एक थोड़ा सा भी इधर से बारूद आ गया तो हम तो गए काम से। मतलब कि अगर 1% का 0.001% भी हमारे तरफ आया तो हम तो स्वाहा हो जाएंगे एक झटके में। वैसे सिचुएशंस को डील करने के लिए इन लोगों ने क्या बोला कि अमेरिका से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्यूबा ने भी अमेरिका से रिक्वेस्ट करना शुरू किया, क्यूबा ने यूएसएसआर से भी रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हम क्यों मरे, तुम अपनी आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे हो। मैंने इतना इंटेंस वार करने को थोड़ी बोला था, मैं तो बस डराने और धमकाने के लिए बोला था, तुम तो आपस में लड़ गए। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो यूएस के जो शिप में दो कमांडर थे। अगर आपने कोई नेवी पे बेस्ड मूवी देखी होगी, जैसे कि अगर गाजी द अटैक देखा होगा, तो आपको एक बात क्लियर हुआ होगा कि इसमें दोनों लोगों की सहमति चाहिए, एक कमांडर की, एक सेकंड कमांड की। एक होती है अप्रूवल कमांडर की, एक होती है सेकंड कमांडर की। मतलब कि जो दूसरे लेवल पे जो डिप्टी होते हैं, दोनों का अप्रूवल चाहिए फायर करने के लिए। एक तरफ कमांडर कह रहे थे कि आज यूएसएसआर के शिप्स की बैंड से बैंड बजा दो, ईंट से ईंट बजा दो, रगड़ दो उसको। वहीं दूसरी ओर इन्होंने समझदारी दिखाने वाला कि नो, वेट अंटिल इधर से जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अभी तो उधर से गिदर भभकी आ रही ना कि मार देंगे। इधर वाले भी थे कि हम भी मारेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। दोनों इस तरीके से एक दूसरे के साथ उलझ पड़े थे कि पूरी दुनिया सदमे में थी कि लो हो गया एक और वर्ल्ड वार। और अब तो हम गए, क्योंकि इस बार इनके पास भी अथाह परमाणु शक्ति, और जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि अगर वर्ल्ड वार थर्ड होता है तो क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट जानता हूं कि दुनिया अगली जब वर्ल्ड वार फोर्थ लड़ेगी तो लकड़ी के बंदूकों से लड़ेगी या फिर लकड़ी के हथियारों से लड़ेगी। मतलब उनका सीधा से कहना था कि अगर वर्ल्ड वार थर्ड होता है तो पूरी दुनिया ऐसी तबाह हो जाएगी कि उनके पास कुछ नहीं बचेगा। जितना भी टेक्नोलॉजी, जितना भी साइंस, जितना भी डेवलपमेंट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के सब तबाह हो जाएंगे और तुम सिर्फ लकड़ी से एक दूसरे से लड़ते फिरोगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि
अब तो ऐसे सिचुएशन में हो गया कि सारे देश, दुनिया भर के देश जितने भी 194 अकॉर्डिंग टू यूएन, उस वक्त तो 194 होंगे भी नहीं क्योंकि साउथ सुडान तो रिसेंटली ऐड हुआ है, जितने भी उस वक्त के यूएन की कंट्रीज, यूएन के में कंट्रीज हो, सबने मिलकर रिक्वेस्ट करा, सबने मिलकर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए कि पहले इसको बचाओ, नहीं तो हम सब के सब तबाह हो जाएंगे। अब इसको बचाने के लिए सबसे जरूरी था कि इन दोनों के बीच सुलह कराना। फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन हुए, इस तरफ से कैनेडी, उस तरफ से यूएसएसआर प्रेसिडेंट, आपस में उन्होंने बात करी और फाइनली एक ऐसे सिचुएशन को रोका जो कि एक बहुत ही विभत्स रूप ले सकता था और दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा था। अब समझते हैं कि ये तो हो गई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात। आखिर ये दो देश आपस में क्यों लड़ रहे थे? आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, उसके बाद से एक नई होड़ शुरू हो जाती है। वो दो चीजों की होड़ शुरू होती है। पहला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ना एक चीज क्लियर हो गई थी कि जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीता तो उसमें इन लोगों ने ना बहुत ही अनएथिकल चीजें करी। जैसे कि महात्मा गांधी जी बोलते थे कि साध्य इंपॉर्टेंट है साधन नहीं, मतलब साधन इंपॉर्टेंट है साध्य नहीं। तो मतलब आपका रिजल्ट क्या होता है ये जरूरी नहीं है, आपने उस रिजल्ट को अचीव करने में कौन से तरीके का इस्तेमाल किया। अगर आपने कुछ अनएथिकल तरीकों का इस्तेमाल किया और फिर भी उस साध्य को आप अचीव कर ले रहे हो, उस रिजल्ट को आप अचीव कर ले रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका वो अचीवमेंट मीनिंगलेस है। वही चीज यहाँ भी हुई, इन्होंने तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीत लिया अनएथिकल तरह की चीजों को करके, लेकिन अब इनके पास एक लड़ाई शुरू हो गई कि कैपिटलिस्ट सही है, कैपिटलिज्म सही है या फिर सोशलिज्म सही है। ये लड़ाई इतना इंटेंस हो गई, इन दोनों को ही पता था, यूएसएसआर को ही पता था, यूएस को ही पता था कि अगर लड़ लिए तो दोनों निपट जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक नया लड़ाई वॉरफेयर शुरू कर दिया, इसको क्या हम बोलते हैं, कोल्ड वॉर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, मतलब नाम से ही आप समझ में आएगा आपको कि ऐसी लड़ाई, इसको हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध, ऐसी लड़ाई जो कि ठंडा रहेगा, मतलब कि गर्माहट नहीं लाएंगे, गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या करते थे लोग कि एक दूसरे के मित्र देश एक दूसरे के दुश्मन देश पे डोरे डालते थे या फिर उसको कुछ नुकसान पहुंचाते थे, उसके एलाइड कंट्रीज पे हमला कर देते थे, या फिर एक नया दौर शुरू हुआ। आपने एक बहुत अच्छी हॉलीवुड की मूवी बनी है ब्रिज ऑफ स्पाई, बहुत ही अच्छे से दिखाया है कि कैसे ब्रिज ऑफ स्पाई में दो देशों के स्पाई का एक्सचेंज होता है और कैसे एस्पेनोज शुरू होता है, मतलब कि जासूसी शुरू होती है एक दूसरे के देशों को कमजोर करने के लिए, कैसे एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कुछ सीक्रेट चीजों को रिवील किया जाता है, बाहर लाया जाता है। उसी के साथ साथ उसमें बहुत ही सुंदर सा एक क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस है, जबकि बर्लिन की दीवार तोड़ी जा रही थी, नहीं पहले तो बर्लिन की दीवार जब बनता है उसका बहुत सुंदर सा रेफरेंस है कि यहाँ पे दीवार बन रहा है। बर्लिन जर्मनी का एक शहर है जो कि बीच में उन्होंने आपस में इन्होंने डिवाइड कर लिया था, यूएसएसआर ने और यूएस ने, और इसी के बीच में एक कपल होता है जो कि सेपरेट हो जाता है, फिर उनको पकड़ भी लिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके शहर के बीच में एक दीवार बन गई थी। तो बहुत सुंदर सी फिल्म है जो कि ये दर्शाता है कि कोल्ड वॉर में क्या चीजें चल रही थी। ट्रूमैन जो कि यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस टर्म को दिया था कि कोल्ड वॉर में हम फाइनली इंटर कर चुके हैं। उसके बाद से 92 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, उस टाइम पे ये कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है फाइनली। तो ये था ऐसा लेक्चर जिसने कि ये बातें सिद्ध कर दी कि वो वर्ल्ड वॉर थर्ड होते होते बचा। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के जितने भी आफ्टर मैथ से या फिर उनके पीछे का जो बैकग्राउंड था वो क्या था, उन चीज़ों की समझने की कोशिश करी। फिलहाल के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।